सरकार का 2022-23 का आम बजट आने वाला है। 1 फरवरी को जो पेश किया जाएगा। बात बनारस की जाए तो बनारस के लोगों से जानेंगे कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं सरकार से और वो सरकार से क्या चाहते हैं बनारस के लिए विशेष रूप से, कि उनकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी सरकार से कि बनारस के लिए कुछ विशेष हो। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्याम कुमार पांडे ओम दत्त है। 2022-23 का आम बजट आएगा, 1 फरवरी को सरकार पेश करेगी, तो क्या उम्मीदें पाले हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार से तो हम लोग पहले ये गुजारिश करेंगे कि महंगाई के ऊपर सबसे पहले नियंत्रण हो। घरेलू जितने भी मापदंड हो, गैस सिलेंडर हो और भी बहुत सी चीज़ों हैं, उसके ऊपर कंट्रोल अगर न लगेगा तो ये जनता जो है, हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग एकदम बिखर गए हैं। और एक कोविड का मार जो है उसके ऊपर से, जबकि हम स्वयं भाजपा के बहुत बड़ा समर्थक हूँ और यहाँ पर सपाई भी हैं, बसपाई भी हैं, पर व्यक्ति जब आर्थिक स्रोत की बात आती है तो हम सभी लोग एक हो जाते हैं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो महंगाई का जो दर बढ़ा हुआ है, जितनों घरेलू उपभोक्ताओं की जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर पहले नियंत्रण हो जाए। ये बजट में कहाँ तक राहत दे सकते हैं, इसी पर नज़र रहेगी आम पब्लिक की। और जो हम लोगों के बहुत से हम लोगों ने बैंक से लोन लिए हैं, या उस पर भी अगर कुछ राहत देती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी हम लोगों को राहत महसूस होगा और हम लोग बहुत खुश होंगे अगर ये देते हैं तो। अच्छा, वाराणसी के विकास की बात करें तो वाराणसी के विकास पे और क्या चाहते हैं सरकार से, क्या उम्मीदें पाले हुए? विकास तो देखिए चरित्र का होता है। तो हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और चरित्र का विकास सर्वश्रेष्ठ विकास है। और जैसा कि काशी एक पवित्र स्थान है और स्वच्छता और पवित्रता का विशेष अभियान रखते हुए पुराने प्राचीन मापदंडों को तोड़ा जा रहा है, उन कल्चर को खत्म किया जा रहा है। हम किस विकास की बात करें तो विकास में हमको तो विनाश की संभावना ज़्यादा दिख रही है। इतना विकास आप बनारस में कर दें कि व्यक्ति एकदम दरक जाए, बिखर जाए, कोई मापदंड न हो। इकबाल जी, जिस तरीके से केंद्र का बजट आने वाला है 2022-23 का, तो बनारस के लिए सरकार से क्या अपेक्षाएं रखें? क्या बनारस में और क्या होना चाहिए सरकार द्वारा, और बनारस को क्या दिया जाना चाहिए? गरीबों के लिए, जो यहाँ गरीब बहुत मजदूर परेशान हाल है, उनके लिए आम एक बजट बनाना चाहिए। जो जैसे मकान टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, सीवर टैक्स में परेशान है, उन लोग के एक बजट बनाकर उनको राहत देना चाहिए, उसमें कमी करना चाहिए। यही बस हम चाहेंगे। जैसे बनारस में विकास के और क्या खाका तैयार करना चाहिए सरकार के द्वारा, और दूसरी तरफ जैसे महंगाई की बात करें, जैसे कोविड काल में रोजगार की बात करें, तो उस पर सरकार से अब क्या चाहते हैं? किस तरीके से सरकार आपकी मदद करे, या अपना संदेश देना चाहते हैं सरकार को? रोज़गार तो बहुत कोविड काल में बहुत बर्बाद हुआ है, लेकिन सरकार को उसमें बहुत लॉकडाउन आया था, कर्फ्यू आया था, उसमें सरकार कुछ राहत देना चाहिए। सरकार, आम पब्लिक हर कोई इसमें परेशान हुआ है। सरकार अपनी आगे कार्रवाई जो तय की हुई है, अभी पूर्ण रूप से जनता का अवगत नहीं कराती है, एक चीज़ पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि जो सरकार में जो कार्य जो चल रहा है अभी विकास के नाम पे, वो भी कार्य जो है कि गरीबों का जो प्राचीन जो इमारतें हैं जो तोड़ा जा रहा है या न तोड़ा जाए, यदि तोड़ा भी जाता है तो उनको जो एक उचित मुहैया कराया जाए। और जो बनारस में जो छोटी छोटी जो गलियों हैं, एक समय प्राचीन समय से गलियों जो बहुत काफ़ी छोटी हो चुकी है, कम से कम गलियों 20 फुट चौड़ी होना चाहिए, जो यहाँ पे अधिक से अधिक यहाँ पे पर्यटक आते हैं, उनको आने जाने के लिए किसी प्रकार कोई धक्का न लग सके। बताइए कि जिस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार बजट ले आने वाली है, 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को आएगा, तो सरकार से क्या अपेक्षाएं रखे हैं? और ये बनारस के विकास की बात करें तो बनारस में और क्या होना चाहिए? महंगाई की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, या कोविड काल में जो व्यापार पे जो प्रभाव पड़ा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी के शासन में और मोदी के शासन में बेरोजगारी बहुत, कोरोना कारण भी बहुत बेरोजगारी बढ़ी है, जिससे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। जिसको अपने परिवार को, माँ बाप को, सबको देखना है, वो अभी डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो सबसे पहले प्रभावित होता है कोरोना काल में। जैसे कि 2020 में जनवरी से लगा ये कोरोना, तब से हम लोग का टूरिज़्म एकदम इंटरनेशनल टूरिज़्म ठप बैठा है, और इनको हम लोगों को कोई भी सहयोग नहीं दिया गया। अभी 3 दिन 4 दिन पहले ही आप लोगों ने हो सकता है अखबार में देखा हो कि एक गाइड ने आत्महत्या कर ली। और ऐसे ऐसे बहुत से लोग जो डिप्रेशन में चले गए, पागल हो गए या कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है।
तो इसके लिए सरकार को टूरिज़्म पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये लोग टूरिज़्म पे ज़रा सी भी फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे कॉरिडोर बनाए उससे डोमेस्टिक बढ़ा है, लेकिन ये लोग, इनको ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग लैंग्वेज पढ़ के इंटरनेशनल टूरिज़्म में हैं वो क्या करेंगे आगे। उनका रोज़गार टोटल इंटरनेशनल टूरिस्ट पे डिपेंड करता है, तो निश्चित तौर पे इनके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। और इन्होंने एक सलाह भी दी है सरकार को, सरकार से अपेक्षाएं पाली हैं कि इनको पैकेज सरकार द्वारा प्रोवाइड कराना चाहिए, देना चाहिए। एक बार फिर से मैं पांडे जी के पास आता हूं। जिस तरीके से आप साड़ी का भी कारोबार करते हैं, आप साड़ी के काम में भी हैं, तो आपके रोज़गार पे कितना फ़र्क पड़ा है इस कोविड काल में? एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि डूबते वक्त किनारों की तरफ क्या देखें और अपने माथे की लकीरों की तरफ क्या देखें। सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारे, मेयर हमारे, सभासद हमारे, और इस तरह से यह यंत्रणा जो प्राप्त है, अब उसका अगर मैं अपना खुद विरोध करने लगूं तो कैसा लगेगा आपको। जैसे अभी नहीं, अभी आपने जैसे जिस तरीके से कहा कि आप सरकार के पक्षधर भी हैं, जो सत्ता पक्ष है उस दल के करीब भी हैं, उसके अलावा असंतोष। सुनवाई, हमारा कहना है कि कोई भी विकास कार्य करें आप, उस मोहल्ले के, उस स्थानीय लोगों के, उस शहर के लोगों का, जैसा अभी एक माझी बंधु ने बहुत बढ़िया बात की, एक रजिस्टर बना लें आप, उनसे पूछ लिया जाए कि आप कैसा चाहते हैं, गली कैसा बनना चाहिए, ये सड़क कैसी बननी चाहिए। अब जब उसमें आप उसकी पौराणिकता ही नहीं रखेंगे, उसकी प्राचीनता ही नहीं रखेंगे, अब उसमें हमने पहले ही भी कहा कि अध्यात्म में अब मनोरंजन प्रस्तुत करेंगे, तो फिर तो हमारा तो विकास हो ही चुका, गंगा का विकास हो जाएगा। कल गंगा भी न रहे, गाय का समस्या खत्म हो गया, सांड की समस्या थी। बनारस में एक प्राचीन कहावत थी जो आप यहाँ मैं बोल नहीं सकता हूँ, सांड ही गायब हो गए, आप पत्थर के सांड लगा रहे हैं। चलिए, उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे थे। तो हमारी बहुत सी संस्कृति है जो प्राचीनता पर है। नहीं, जैसे मैं यहाँ पे बजट से संबंधित बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि आप साड़ी का भी रोज़गार करते हैं, आपका साड़ी की भी गद्दी है और काफ़ी बृहद स्तर पे आप काम करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से मैं जानना चाहता हूँ कि आप कोविड काल में कितनी परेशानी हुई। 29,50,000 बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया, और दुर्भाग्य था कि ऐसे समय लिया कि कोरोना महाशय आ ही गए। अब उसका किस्त हम कैसे भर रहे हैं। मकान की टैक्स की अवस्था क्या है, योगी जी को संज्ञान में नहीं है कि यहाँ का नगर आयुक्त हमको 8.5 लाख रुपया टैक्स मांगता है, फिर कहता है 1 लाख रुपया घूस दो, और मैंने घूस भी दिया और हमारा टैक्स पास भी हो गया। फिर नया सर्वे, नया विकास। अरे हो क्या रहा है। आप मकान के टैक्स का किस तरह से माने कि आप पता करिए बनारस में कि ये तो राज्य की बात हो गई, हम केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, उस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। केंद्र में आपसे क्या मांगेंगे, उनसे हम चना दे दें और जो कुछ खाने आने का दे दें, बस जिंदा रहेंगे तो आगे का, आज की रात बचेंगे तो कल शहर देखेंगे। स्थिति तो आपने ये कर दिया है। और यहाँ पर बसपा वाले हैं, सपा वाले हैं, मांझी हैं, और ना हम बोलें क्या, हम कैसे हम विरोध कर दें। हम तो प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से मानता हूँ, उनके बारे में मैं कुछ सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई नहीं, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का, हमारे चरित्र का विकास हुआ, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। अब ये कि समस्या है, अगर उससे निजात मिल जाए, थोड़ा सा राहत मिल जाए, थोड़ा सा राहत, कि सभी वर्गों को राहत मिल जाए, सिर्फ हमको न मिले, हृदय से मानता हूँ। उनके बारे में मैं कुछ सपने में भी नहीं बोल सकता हूँ कि भाई नहीं, एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का, हमारे चरित्र का विकास हुआ, ये तो सर्वश्रेष्ठ है। अब ये कि समस्या है, अगर उससे निजात मिल जाए, थोड़ा सा राहत मिल जाए, थोड़ा सा राहत, कि सभी वर्गों को राहत मिल जाए, सिर्फ हमको न मिले, हम जिंदा रहेंगे। और फिर संघर्ष करने के लिए तो हम प्रस्तुत हैं। वोट आप ही को दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं। इतना होने के बाद भी आपको जनता इतनी मान रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम क्या करें, हम आप ही को दे रहे हैं, आप ही का बात मान रहे हैं। थोड़ा सा मेरी ख्याल रख लें, थोड़ा सा हम लोगों को जीने की रोशनी दे दे, जीने का चाहत हो जाए। ये जो दर्द है, ये दर्द बट जाए, थोड़ा लोगों को सुने आप। अब ये नीलकंठ, अच्छा सुना ही नहीं आपने, किसी कहीं की गलियां बना रहे हैं, कहीं की सीढ़ियां बना। अब ये जो कोई पैकेज मिलेगा, अगर हमको कुछ मिलेगा तो हम क्यों अवरोध करेंगे, क्यों विरोध करेंगे, क्यों गतिरोध करेंगे, क्यों प्रतिरोध करेंगे। हम तो समर्पित हैं और भावनात्मक रूप से देश के प्रधानमंत्री के प्रति समर्पित है, कि न कि सभासद और
योगी जी के प्रति हम समर्पित नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री को जब देखता, उन्होंने तो गंगा में जो स्नान किया उसको देखकर हमारे घर के लोग रोने लगे। अब बजट में गंगा के प्रति क्या कहेंगे हम, इतनी बजट है। गंगा का जैसे निर्मलीकरण हुआ, स्वच्छता आई गंगा में, और क्या चाहते हैं? जैसे मैंने देखा पहले गंगा जो मैली थी वो तो नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री जी ने रामनगर पे वो क्या कर दिया कि वो हल्दिया से लेकर और बनारस तक जल मार्ग से होगा। अरे सर्वे करा लीजिए, प्रधानमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ। साल में एक बार जब हाईएस्ट फ्लड लेवल आता है तो 2 जहाज आते हैं, और ये जो दशाश्वमेध घाट है यहाँ गंगा आरती है, वहाँ पर एक हारन बजता है, पों पों पों, तो साल में 2 बार ढुलाई होती है। अरे गंगा का क्षेत्रफल नहीं रह गया, उसकी गहराई नहीं रह गई, नदी का विकास नहीं रह गया, नदी का विज्ञान नहीं रह गया, सब अवरुद्ध है। तो ये जो इसमें हजारों हजार लोग सर्विस पाए हैं, और ये जो हल्दिया से लेकर गंगा से जो माल की ढुलाई हो रही, सर्वे कर लो भैया, या हमसे मिल लो। साल में 2 बार एक जहाज आता है बाढ़ के समय, तो बाढ़ बेचारा फंस जाएगा, गंगा का क्षेत्रफल नहीं कि वो जहाज पास हो सके। अरे क्या गंगा की नाम ले रहे हैं, गंगा को क्या कहें? काशी क्षेत्रम शरीरम त्रिभुवन जननी व्यापनी ज्ञान गंगा। यह शरीर स्वयं काशी क्षेत्र है, वो आपका हो चाहे हमारा हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का। इसमें जो थोड़ा बहुत हम लोग का ज्ञान बच गया है वही गंगा है, उसी को बचे रहने दो, गंगा को भी रहने दो, हमें भी रहने दो। थोड़ा सा राहत दें, राहत किस रूप में देंगे ये तो आप ही बता सकते हैं, हम तो मांगने के लिए बैठे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी दिख रही है पांडे जी को सरकार के प्रति, सरकार से अपेक्षाएं हैं काफ़ी ज़्यादा। आप अपना परिचय बताइए। मैं राम कुमार पांडे। राम कुमार जी, अब ये बताइए कि केंद्र सरकार 2022-23 का आम बजट लेके आएगी जो कि 1 फरवरी को आएगा। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपको? क्या चाहते हैं कि यदि हम विकास की, बनारस के विकास की बात करें, या महंगाई की बात करें, या बेरोजगारी की बात करें, या कोविड काल में जो व्यापार लोगों का, इसका आम बजट लेके आएगी जो कि 1 फरवरी को आएगा। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपको? क्या चाहते हैं कि यदि हम विकास की, बनारस के विकास की बात करें, या महंगाई की बात करें, या बेरोजगारी की बात करें, या कोविड काल में जो व्यापार लोगों का मंदा हुआ, चौपट हुआ, तो उस पर सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना का जो बीमारी फैला है वो किसी सरकार का तो देन है नहीं, उस बात को करना बेकार व्यर्थ है। ये प्रकृति की चीज़ है या जो भी हो। सवाल इस बात का है कि सरकार से पब्लिक चाहती क्या है और पब्लिक से सरकार क्या चाहती है। सरकार क्या चाहती है पब्लिक को और क्या देना चाहती है। तो आप पब्लिक हैं। दुनिया में 2 प्रकार की दवाई हमें और आपको बताई गई है। एक होता है अंग्रेजी का केमिस्ट्री दवा, बहुत सर में दर्द में जाके सिप्ट्रान खा ले ली, दर्द ठीक, जड़ से ख़त्म हो जाए, वो दवा क्या होता है? होम्योपैथिक। होम्योपैथिक दवा की खोज नहीं हो पा रही है। लोकतंत्र में होम्योपैथिक दवा होनी चाहिए जो जड़ से कम हो, जो 62 से 47% के बीच में गरीब और मध्यम वर्ग रहता है। हम गोडोलिया चौराहा, गिरजाघर चौराहा, बाबतपुर, रामनगर, प्रहलाद घाट का पुल बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, कहाँ से काटने वाली बात है। लेकिन मूल जड़ किस पर है? मकनवा के पर बनेगा भैया, नींव पर ना। कमरा सुंदर करके हम क्या करें? कमरा भी सुंदर करा, जड़ मजबूत कर रहा। जड़ क्या है? गरीबी, मध्यम वर्ग के लोगों को कम पैसे में शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, भोजन पानी के जितने भी सामग्री है उसके दाम को अनायास न बढ़ा देना। बढ़ाते समय ये विचार करें कि 62% लगभग जनता गरीब रेखा के आसपास है। वही अपेक्षा। सरकार तो अनाज दे रही है गरीबों को तमाम। भैया तो अनाज दे दो तो जेकर राजा ओकर प्रजा, तो जेकर राजा प्रजा, राजा साहब को जे प्रणाम कैले हुई कमेटी में ओका अनाज मिला दो, जो कमेटी से हट के ओके मिला लो, वहू का इंटरव्यू ला। आप लोग घाट के निवासी हैं, घाट पे व्यापार भी आपका है, साड़ी की गद्दी भी है। अगर मान लीजिए हम उसकी बात करें, कोविड काल में आपके व्यापार की बात करें तो कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा, हम ही को नहीं पड़ा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पड़ा। लेकिन माता गंगा, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम लोग रहने वाले हैं, बड़ी सौभाग्य है। देवता का भी सौभाग्य होता है कि काशी में उनका जन्म हो। किसी बात की कमी नहीं उसके बाद जब चलने लगा तो सभी का रोजगार हाल फर्स्ट क्लास चला, सब कोई नोट कमा के रखा, और नोट कमाई रोड रही, ये भी ठीक नहीं हो।
एक तरफ रहा। अभी अयोध्या का जो मंदिर जो भव्य रूप बन रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, या अदालत के फैसले से बन रहा है, जो भी हो, XYZ राजनीतिक बातें हैं। जब पर्यटक चलेंगे तो सबको लाभ मिलेगा। पर्यटन की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, गरीबी दूर हो, और बेरोजगार रोजगार जो व्यक्ति हो, जो विद्यार्थी बेचारे पढ़ लिख के लाठी डंडा न खाएं, उनको नौकरी मिले। और मैं तो एक प्रार्थना करता हूं, अगर हमारी बात न कटे तो प्राइवेट नौकरी करने वाले नौकरों के बीच पे काम कर रहे हैं, 2000 रुपया मिला तो 4000 रुपया होगा 40 साल में, परिवार चल रहा है उनका। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हो जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फर्म हैं, वो अपने नौकर को, अपने दास को ऐसी व्यवस्था बनाएं कि अगर वो बुजुर्ग हो रहा हो तो कम से कम उसकी जीविका चल सके, उसके बाल बच्चे आराम से रह सके। ऐसे भी व्यवस्था एक होनी चाहिए। देखिए, हम बीच में यहाँ पर प्रवेश करूंगा और मैं खाली सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। मैं खाली इतना कहूँ, ऐ दर्द देने वाले तू दवा दे या न दे, मगर इतना तो कहता जा कि ठीक करेंगे तुझे। हम यही आशा से, इसी उपेक्षा से, आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा दर्द से कहराते हुए, फिर भी समर्थन में खड़ा हूँ आपके, पूर्ण रूप से पूरा शहर आपके स्वागत के लिए खड़ा है। बस मेरा इतना ही कहना है कि ऐ दर्द देने वाले तू दवा दे या न दे, मगर इतना तो कहता जा कि ठीक करेंगे तुझे। उपेक्षाएं बहुत है, दर्द बहुत है। इस तरीके से तमाम लोग से बात करी। एक जने और भी हैं, इनसे हम जानते हैं, बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार शर्मा। अब शर्मा जी, अब आप बताइए कि सरकार से क्या अपेक्षाएं रखें हैं? जिस तरीके से 2022 का आम बजट आएगा, 2022-23 का 1 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा लाया जाएगा, तो अपेक्षाएं क्या होंगी? यदि हम रोजगार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, या विकास की बात करें, अगर बनारस के विकास की बात करें, तो अपेक्षाएं क्या हैं आपकी सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार से? विकास तो खैर बहुत हुआ है, विकास में तो कोई दो राय नहीं है, मगर विकास के साथ साथ महंगाई पे सर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आम जनमानस को थोड़ी राहत मिले। और सबसे ज़्यादा तो इसमें मिडिल क्लास वाला मारा जाता है। सबसे हाई लेवल सुखी है, सबसे गरीब सुखी है। बीच वाला आदमी मारा जाता है, क्योंकि बीच वाले आदमी को रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। हम लोगों की स्थिति सर यहाँ के टूरिस्टों से है। अगर वही नहीं आएंगे, यहाँ आएगा ही नहीं कोई देखने वाला, तो हम लोगों की जीविका कैसे चलेगी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने जो कॉरिडोर बनाया और जो यहाँ दशाश्वमेध का बनाया, क्या बोलता है, टूरिस्ट प्लाजा, इनके पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा विकास नहीं किया। पर चूँकि समस्या ये है कि हम लोगों को जीवन और जीविका दोनों अगर अच्छे से बेहतर से मिल जाए, तो ये बड़ी हाथ जोड़ के से विनम्र निवेदन है। जिस तरीके से चाहे खाद्य तेलों की बात करें, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, या गैस सिलेंडर की बात करें, तो उसको लेके क्या सरकार से क्या अपेक्षा या सलाह देना चाहेंगे? उस पर देखिए, सरकार से अपेक्षा ये है कि सर इस पर थोड़ी महंगाई कंट्रोल करे और थोड़ा जीने के लिए लोगों को व्यवस्था करे, जिससे कि आम आदमी, आम जनमानस अच्छे से जी सके, अच्छे से अपना जीविकोपार्जन कर सके, ताकि उसका भी कल्याण हो और आपका भी विकास हो। अगर हमारा होगा तो आपका भी होगा। आप भी सहयोग कर रहे हैं तो हम भी सहयोग करेंगे, आप भी कंधा मिलाएंगे तो हम भी कंधा मिलाएंगे। जब दोनों कंधे मिलेंगे तो छत अपने आप बन के तैयार होगी। जब कंधे ही नहीं मिले तो छत कहाँ से बनेगी सर? हम लोगों का तो मानना ये है कि एक दूसरे से मिल के चले, एक दूसरे को लेके चले। बाकी तो यहाँ के मंत्री जी का आज तक कभी हम लोगों को शक्ल, कभी उनका दर्शन नहीं हुआ। चलिए, मंत्री जी तो प्रदेश सरकार की बात होगी, हम केंद्र के चले। बाकी तो यहाँ के मंत्री जी का आज तक कभी हम लोगों को शक्ल, कभी उनका दर्शन नहीं हुआ। चलिए, मंत्री जी तो प्रदेश सरकार की बात होगी, हम केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, उस पर बात कर रहे हैं। यादव जी, एक बार फिर आपसे आने पाएंगे, उसका हम क्लोज करेंगे। जिस तरीके से जो महंगाई एक मुद्दा बना हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, तो उसको लेके सरकार से क्या अपेक्षा? जिस तरीके से खाद्य तेलों की बात करें या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, सबसे बड़ी बात कि हम लोग तो टूरिज़्म में है, तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से जो हम लोग की जो कमाई थी वो आधी हो गई, क्योंकि अब तो पेट्रोल डलवाने के बाद तो जो 20 रुपये पड़ता था, अब वो 35 रुपये पड़ रहा है। धीरे धीरे दाम बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग की कमाई कम होती जा रही है, लेकिन टैक्सेस और जितने भी आय के साधन थे वो कम होते जा रहे हैं, तो हम लोग उससे ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान टूरिज़्म से संबंधित जितने लोग हैं वो हैं इस समय। बताइए, अच्छा, महंगाई पे आप क्या बोलेंगे? जिस तरीके से सरकार से क्या अपेक्षा रहेंगे?
जैसे खाद्य पदार्थों की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें? महंगाई किसके लिए? सबसे बड़ी बात है कि महंगाई किसके लिए, किसके ऊपर महंगाई का मार पड़ रहा है, ये प्रश्न होना चाहिए ना। एक करोड़पति जो करोड़ों रुपया कमा रहा हो महीना में, अब पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, डीजल का दाम बढ़ जाए, वो सड़क पे आके विरोध सरकार करे, वो शोभा नहीं देगा। महंगाई हमारे आपके सामान्य प्राणियों के लिए है। उस लोगों को, उन लोगों जैसे व्यक्तियों को देखकर अपनी बजट रखनी चाहिए। मैं पहले भी यही बात बोला कि जो हमारी 47 से 62% की जनता जो मीडियम है और गरीब है, उसका ध्यान विशेष रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप हमें अनुमति दें तो आज 1-2 दिन में हम एक विषय, अगर आप अनुमति दो तो 1-2 विषय हम अपने जो हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों की बड़ी हिंदुस्तान में चर्चाएं होती हैं। कभी कभी बनारस में कहल गए लोग, मैं बनारस की भाषा बोल दे रहा हूँ कि ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए खराबी है, और ज़्यादा शुभचिंतक होना वो दर्द दे देवेला, वही दुश्मन पैदा हो जाला। हमारे तथाकथित कुछ ऐसे मानिंद व्यक्ति जो हिंदुस्तान के द्वितीय व्यक्ति कहे गए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो आप जान रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक मुसलमान बड़े परेशान हैं, बड़े भयभीत हैं। ये जो इतना शुभचिंतक आप बन रहे हैं ना, तो जो अच्छे मुसलमान हैं उनके भी आप एक तरह से दुश्मने पैदा हो गए। हम जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमसे प्यार कर रहा है, हमारे अंदर आप नफरत डाल दिए, उसके अंदर भी आप नफरत डाल दिए। तो आग्रह है हाथ जोड़ के, ऐसे विद्वान आदमी वह भाषा बोले जो सड़क का एक विद्वान बोलता है। सदियों से, लगभग कुछ नहीं तो मैं समझता हूँ 100-150 बरस से हिंदू मुसलमानों की बहुत बड़ी योगदान रहा है भारतवर्ष के भूमि को आज़ाद करने में। तो कृपया ऐसा न बोले, बड़ा हृदय में कष्ट हुआ। और कभी समय मिले तो बनारस एक महीना ऐसे व्यक्ति आके जरूर है कि बाबा तुम्हें उनका बुद्धि खोल दियन, ज़्यादा शुभचिंतक बनना घाव बन जात हुआ। हमारा ही भाई हमारा दुश्मन हो जाएगा और वो मेरा दुश्मन हो जाएगा, वो हम उनके हो जाएंगे, तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, तो ये बनारस के जो है मतदाता थे, नागरिक थे। बनारस के दशाश्वमेध घाट से हमने यहाँ के जो स्थानीय निवासियों से बात की, बजट पे चर्चा की। कहीं ना कहीं लोगों तक बनना घाव बन जात हुआ। हमारा ही भाई हमारा दुश्मन हो जाएगा और वो मेरा दुश्मन हो जाएगा, वो हम उनके हो जाएंगे, तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। चलिए, तो ये बनारस के जो है मतदाता थे, नागरिक थे। बनारस के दशाश्वमेध घाट से हमने यहाँ के जो स्थानीय निवासियों से बात की, बजट पे चर्चा की। कहीं ना कहीं लोगों के मन में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कोविड काल में जो रोज़गार इनका प्रभावित हुआ वो बहुत बड़ा मुद्दा था। उसके अलावा जो विकास की बात जैसे हो रही है, तो उसमें भी लेके लोगों ने तरह तरह के अपने सुझाव दिए सरकार को, सरकार से अपेक्षाएं पाली। तो इसको देखते हुए यहाँ के लोगों से हमने बात की, यहाँ के लोगों से उनका विचार जाना, यहाँ के लोगों से उनकी सलाह सरकार को दी हमारे चैनल के माध्यम से। तो इस तरीके से बनारस के प्राचीन दशाश्वमेध घाट से पंकज चतुर्वेदी,